ठीक है, परिमेय अपरिमेय यह पढ़ना है ना। वन प्रश्नावली 1 का 3 परिमेय अपरिमेय। ठीक है, तो हम सबसे पहले वैसे एक वीडियो डाला हूँ परिमेय अपरिमेय पे, पूरी परिमेय अपरिमेय देखे। परिमेय क्या है ना, देख। अरे तो 15-16 मिनट की वीडियो है यार परिमेय अपरिमेय की। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ एक बार, परिमेय अपरिमेय क्या है। परिमेय अपरिमेय, ठीक है। वे संख्याएं, इसकी सीधा परिभाषा यही है, वे संख्याएं जिसको हम P/Q रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q एक इंटीजर हो। मतलब जहाँ P कामा Q एक पूर्णांक हो। ठीक है, वे संख्या जिसको हम P/Q में P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P कामा Q एक पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब एक इंटीजर हो, 1 2 3 4 इस तरह का हो। ठीक है, जैसे हमें लिखना है ये सब P/Q फॉर्म में है। P/Q फॉर्म में है, ये हमारा सीधा सीधा P/Q फॉर्म में है। मैं एक पूरी वीडियो है P/Q परिमेय अपरिमेय की, वहाँ से देख लेना। ऐसे शार्टली एक बार समझा रहा हूँ कि परिमेय अपरिमेय क्या है और परिमेय क्या, बस शार्ट में एक बार दिखा रहा हूँ क्या है। ये P/Q में फॉर्म में है, P/Q में है, P/25/23 P/Q फॉर्म में है कि नहीं है क्या। 75 को हम 75/100 नहीं लिख सकते क्या, ये P/Q फॉर्म में हो गया। हाँ हो गया। 3/4 P/Q फॉर्म में है। ठीक है, 2/3 P/Q फॉर्म में है। 4/9 4 क्या P/Q फॉर्म में है, क्यों 4/1 कर दो, P/Q फॉर्म में हो गया। बताया एक बार P परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है। ठीक है, अब अपरिमेय क्या है एक बार, वे संख्या जिसे P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, सीधा से यही है, जिसे P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हम। वे संख्याएं जिसे हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसमें जितनी भी संख्याएं आती है, अभी तक जितनी भी संख्याएं आई हैं वो अंडर रूट के अंदर ही होती हैं। जैसे √2 √3, लेकिन अगर संख्या का वर्गमूल निकल जा रहा है, जैसे √4 है तो इसका 2 निकल जा रहा है और 2/1 P/Q फॉर्म में हो जा रहा है। तो जितनी संख्याएं रूट वाले में वर्गमूल जिसका निकल जाए वो अपरिमेय नहीं होती। नहीं तो जितनी भी संख्याएं अब तक हैं, लगभग सभी संख्याएं √5 √7 ये जितनी संख्याएं हैं, अगर इसमें किसी का गुणा भी हो जाए, जैसे 2 से गुणा हो जाए, रूट का मान हमको पता है 1.41 डैश करके इनफाइनाइट तक आता है, क्या इसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। इसलिए 2 अगर इसमें किसी चीज़ का गुणा भी हो जा रहा है, कोई संख्या जोड़ भी दी जा रही है, कोई संख्या घटाई भी जा रही है, तब भी कोई फर्क नहीं, तब भी वो अपरिमेय संख्या ही रहेगी। जैसे एक संख्या और होती है, जैसे पाई, क्या है पाई, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान लगभग सभी लोग जानते हैं कि 22/7 होता है, लेकिन पाई का मान 22/7 लगभग में माना जाता है। ये पाई का मान नहीं है। 22/7 का वैसे देखते हैं तो 3.14 इस तरह आता है, और ये कहीं ना कहीं जाके यहाँ ख़त्म हो जाएगा।
लेकिन जो पाई का मान है वो 3.1415 डैश 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 करके इनफाइनाइट तक चला जाता है, इसलिए पाई को भी हम अपरिमेय संख्या कह देते हैं। और रूट में जितनी संख्याएं हैं अगर उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, जैसे 16 है, 16 का वर्गमूल निकल जा रहा है 4, p/q फॉर्म में हो गया। और इसमें जैसे परिमेय संख्या में एक चीज़ होती है, जैसे आ जाता है -8/5, ये परिमेय है? हाँ परिमेय है। क्यों? क्योंकि हम माइनस को कुछ ना करें ना, हमें p/q फॉर्म में चाहिए, हमें यहाँ प्लस दोनों जगह प्लस चाहिए। तो हम अगर -8/5 है तो इसको ऐसे करके परिमेय संख्या हो, आप परिमेय संख्या हो गई ना, परिमेय संख्या हो गई। अब हम सीधे सवाल पे आते हैं, ठीक है। सवाल पे आने से पहले एक दो इसमें और परिमेय है जो समझ लो आखिर है क्या वो, ठीक है। जैसे एक दिया हुआ है, जैसे ये समझ में आ गया ना परिमेय क्या। वैसे वीडियो डाला वो सेट करके, ये जो परिमेय अपरिमेय का बनेगा वो वीडियो जोड़ के डाली जाएगी। जैसे जो 13-14 मिनट की है ना वो वीडियो, हाँ, तो उसमें इसको जोड़ के डाला जाएगा ताकि दिक्कत ना हो कि मतलब परिमेय अपरिमेय को अलग खोजना पड़े, हम जोड़ के डाल देंगे दोनों को, ठीक है। अब एक सीधा एक हम ठीक है, ये तो समझ में आ गया परिमेय अपरिमेय क्या है, पूरी तरह समझ में आ गया। एक जब हम लोग पढ़ते हैं दशमलव, जैसे जब हम लोग रियल नंबर स्टार्ट करते हैं, जब रियल नंबर स्टार्ट मैंने किया था तभी मैंने बताया था कि इसको हम दो तरीके से बांट लेते हैं। एक पूर्णांक ले लेते हैं इंटीजर, और एक डेसिमल में ले लेते हैं, ठीक है। दो तरीके से बांटा था हमने रियल नंबर को, दो तरीके से हमने इसमें बांटा था, ठीक है। डेसिमल में हमने दो तरह की संख्याएं ली थी। एक तो जो, ठीक है बता रहे हैं, फिर इसको एक बार फिर से ही बता दे रहे हैं, रियल नंबर वाला पूरा, जिसको हमने दो तरीके से बांटा था, ठीक है। फिर हमने डेसिमल को दो तरीके से बांटा था ना, जो एक फिक्स हो जाती थी, नहीं समझ में, अरे जैसे एक यार शांत था एक अशांत था, वही मैं कह रहा हूँ, एक फिक्स हो जाती, एक शांत था और एक अशांत था, ठीक है ना, यही था ना। डेसिमल को हमने दो तरीके से बांट लिया। इस शांत वाले में क्या होता है, जैसे 1.35 फिक्स हो गया जाके यहाँ, इसके आगे कोई संख्या ना हो, जीरो ही हो, 0.25 हो गया, ये शांत के अंतर्गत आते हैं। मतलब अगर 0.25 या 7.56 जाके फिक्स हो जा रहा है तो वो हमारी शांत दशमलव में आ जाती है। और शांत दशमलव जितने हैं वो सब परिमेय हैं, शांत दशमलव हमारे परिमेय हैं। अरे जैसे 1.35 है, इसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं क्योंकि 1/135/100 सीधा कर लेंगे, p/q फॉर्म में हो गया, यही ना। अब अशांत पे आते हैं। अशांत में हमारा ये दो तरीके से चला जाता था, अशांत हमारा दो तरीके से हो जाता है। एक तो पूरी तरह एक ही संख्या या दो संख्या या तीन संख्या लगातार रिपीट होने लगती थी, जैसे 0.6666 चली जाती थी। अब कोई भी संख्या हो 0.757575 यही बार बार रिपीट, एक फिक्स पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा, 7575 बार बार रिपीट हो रहा। और कोई संख्या जैसे आ गई, तीन संख्या होने लगी, तीन संख्या रिपीट हो सकती है, चार संख्या एक साथ रिपीट होने लगे, ये अनंत तक चली जाती है, जिसको हम बोलते थे पुनरावृत्ति, बोलते हैं हिंदी में, रिपीटिंग बोलते हैं, पुनरावृत्ति, हाँ इसको हम पुनरावृत्ति बोलते हैं। और इसको हम वैसे बोलते हैं रिपीटिंग, और ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होती है, मतलब ना ही रिपीट होती है और ना ही रुकती है कहीं, वो लगातार अंत तक चली जाती है। जैसे इसमें क्या, ये फिक्स पैटर्न पे रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। ये वाली संख्या, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या जो अशांत में ये पुनरावृत्ति वाली है, रिपीटिंग वाली है, ये भी परिमेय संख्या होती है। इसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, वही बताऊंगा मैं कैसे p/q फॉर्म में होता है, ठीक है। नॉन रिपीटिंग वाली में हम जब आते हैं यहाँ, अब नॉन रिपीटिंग में जैसे हमने लिख दिया 3.45682 डैट डैट,
इसमें मतलब नॉन रिपीटिंग ना ही रिपीट होगी और ना ही कहीं फिक्स होगी, अनंत तक चली जाएगी। अशांत है ही तो अनंत तक जाएगी। ठीक है, तो यही जो संख्या आती है ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये संख्या, यही संख्या अपरिमेय होती है। इस तरह की जितनी नॉन, जैसे दशमलव में जैसे ही आएंगे, अशांत में दो तरीके से हमने बांट लिया, पुनरावृत्ति में, पुनरावृत्ति और ये जो मतलब पुनरावृत्ति नहीं होती और ना ही फिक्स होती है। एक तो अशांत है, ये तो फिक्स होगी नहीं, तो इसमें ये पैटर्न कभी परिवर्तित नहीं होगा, सीधा सीधा जैसे ये तो सेम चला जा रहा है, सेम चला, ये नहीं बदला। और यही होती है जो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। मैंने परिमेय अपरिमेय को समझाने के लिए कि मतलब अपरिमेय में ये आ जाती हैं। अब तुम कैलकुलेटर में √2 का मान जब निकालोगे, करके जब देखोगे तो कैलकुलेटर पूरा भर जाता है, दिखता नहीं है लास्ट तक कि क्या है। तो ये इसी के एक पैटर्न है नॉन रिपीटिंग का, यही का एक पैटर्न है ये। √2 का जब हम मान रखेंगे डैश डैश करके इनफाइनाइट चला जाता है ना, और रिपीट भी नहीं होता, क्योंकि ये जो रिपीट हो जाएंगे, जैसे फिक्स 3 पैटर्न रिपीट हो जा रहे हैं, 2 पैटर्न रिपीट हो जा रहे हैं, ये सब हमारे शांत में चले जा, और ये सब हमारी परिमेय संख्या में चले जाते हैं। अब ये परिमेय संख्या में क्यों चले जाते हैं, एक एग्जांपल इसको देख ले दो। इसको जैसे ये तो समझ में आ गया ना, हमने रियल नंबर को इंटीजर में बांटा और डेसिमल में बांटा। इंटीजर में हमें पता होना चाहिए, इंटीजर में हमें क्या आती है। इंटीजर में हमेशा संख्याएं पूरी आएंगी, चाहे वो माइनस में हो सकती है या प्लस में हो सकती है। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि ये कैसे, क्या ये भी तो लगातार चली जा रही है, पुनरावृत्ति सिर्फ हो रही है लेकिन लगातार अनंत तक चली जा रही है। लेकिन जैसे p/q फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये देख लो। जैसे 0.6666 को करना है, अब इसी को कर लो, चाहे इसको कर लो, चाहे जिसको कर लो, एक ही तरीका ही करने का बता दे रहा हूँ। जैसे हमने कहा कि 0.66, अगर हम 2 को 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, वही 0.666, 6×18, 2 बचा 6×18, यही आएगा ना। ठीक है, अब ये हम 0.66 को 2/3 कैसे लाएंगे, ये देखो। हमने मान लिया कोई संख्या यक्स बराबर हमने मान लिया यही संख्या 0.666666, जहाँ तक तुम्हारा मन करे। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने कहा कि हमें लाना है 2/3 के रूप में, मतलब p/q के रूप में इसको लाना है। हम क्या किए, हमने कहा कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दो, दोनों पक्षों में 10 से गुणा गुणा करने पर। ठीक है, हमने क्या किया, इधर 10 से गुणा किया, 10x हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, 10 से गुणा करोगे 1 दशमलव हट जाएगा, यही तो आएगा 6 पॉइंट, यही आएगा ना। इसको मान लो हम इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 - 1 कर दो, 10 में कि x जाएगा, 10x में से x जाएगा, 9x ये बच जाएगा। और ये जब हम काटेंगे, अब इसका हम यहाँ इसे रख देंगे और माइनस में, तो ये तो पूरा कट जाएगा, ये हमारा 6 बच जाएगा। x बराबर 6/9, 2 3 से कटेगा, इधर 2 बचेगा, इधर 3। ठीक है, अब जब हम आगे जाएंगे थोड़ा सा, जब इंटर बाद जाएंगे, तब हमें एक चीज़ हमें याद वहाँ पढ़ाया जाएगा, इसी को यही है, इसको हम इससे सीधे लिख देंगे 0.6 पे बार, यही मतलब यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना p/q। और एक को इसमें से बता दें कि समझ में आ गया। अगर 2 संख्याएं हैं तो एक बार x मान के, जैसे हमारा 0.757575, अब यहाँ एक और देख लो, जैसे हमने 0.75 निकालना। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना, जैसे हमें 0.75 ये निकालना है, इसमें कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा मान लेंगे x। अगली बार क्या करेंगे, हमें 2 संख्या हटाना है, हम 100 से गुणा कर लेंगे, 100 से यहाँ गुणा कर लिए तो ये सीधा 75 बच गया।
ठीक है। फिर कट के हमारा 99x आ गया ना, 75/99, 3 से काट दो 25 बटा, ये इस तरह आ जाएगा। 2 संख्या है तो 100 से गुणा, 3 संख्याएं हो जाएंगी तो 1000 से गुणा कर लेना, ठीक है। अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे सीधे जाते हैं। एक परिमेय पहले देख लो। एक परिमेय क्या है मैं बता दे रहा हूँ। एक ठो परिमेय कि मतलब अगर कोई संख्या, मान लीजिए कोई संख्या p अभाज्य संख्या है, ठीक है। कोई संख्या p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है, किताब बुक में है इसका सीधा परिमेय, इसका क्वेश्चन में यूज़ है इसलिए बता रहा हूँ इसको। इसमें यही कहा है कि अगर कोई p, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या, मान लिया हमने p एक अभाज्य संख्या है, समझा दे रहा हूँ वो आखिर है क्या। p एक अभाज्य संख्या, ठीक है। यदि p a² को विभाजित करती है, जैसे हमारा हमने मान लिया a² को अगर p विभाजित करती है, a² को अगर p विभाजित करती है, ये a जो है ये हमेशा एक पूर्णांक होगा, a हमेशा एक पूर्णांक होगा, ठीक है। अगर a² को p विभाजित करती है, जैसे हमारा अगर a² को, ये भी एक पूर्णांक ही रहेगा। अभी देखते हैं ये पूर्णांक प्रूफ होगा, हमें पूर्णांक दिया तो नहीं लेकिन ये पूर्णांक प्रूफ हो जाएगा। p कैसे, अगर देखो ये अगर a² को p से विभाजित कर सकते हैं, हमने a को मान लिया 25 ले लिया, p को हमने कोई संख्या ले ली, हमने, अरे नहीं समझ में आ रहा होगा, एक बार फिर से देखो। अरे हमने क्या कहा कि अगर p अभाज्य संख्या है तो उसे हम p/q फॉर्म में लिखेंगे नहीं, पहली बात तो। और मैंने अभी बताया कि जो अंडर रूट में लगभग जितनी संख्याएं होती है यही होते हैं, यही सब होते हैं ना अभाज्य संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अभाज्य नहीं अपरिमेय संख्या, यही होते हैं अपरिमेय संख्याएं। जितनी सीधा प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। √5 एक अपरिमेय संख्या। वैसे तो हम सीधा जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, सही सच में है क्योंकि इसका अनंत तक चला जाएगा, तो √5 हमारा एक अपरिमेय संख्या। हमें प्रूव करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका सीधा देखो कैसे हम प्रूव करेंगे। इसको हम सीधा मानेंगे, मान लीजिए √5 एक परिमेय संख्या, इसके उल्टा मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर परिमेय संख्या हो जाएगी तो हम सीधा सीधा p/q फॉर्म में लिख लेंगे उसको। अगर संख्या कोई भी हो, अगर वो परिमेय संख्या है तो उसे हम a/b या p/q फॉर्म में सीधा लिख सकते हैं, यही हमें करना। अब दोनों पक्षों का हम वर्ग कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब वर्ग करेंगे तो √5 का होल स्क्वायर और इधर a/b का होल स्क्वायर, इधर 5 होल स्क्वायर जब खोलेंगे हम इसका तो इसका √5 का सीधा खोल के 5 आ जाएगा और इधर a²/b² आ जाएगा। अब हम सीधा यहाँ से b² को इधर ले चले जाएंगे और 5 को इधर लेकर चले आएंगे, b² बराबर a²/5, यही है ना। अब यहाँ वर्ग परिमेय लगेगा कि अगर कोई संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या खुद उस संख्या से विभाजित होगी। सीधा जैसे अगर a²/5 विभाजित हो जा रहा है, अगर a²/5 विभाजित हो जा रहा है मतलब a² 5 से कट जा रहा है, तो ये तय है कि a/5 भी पूरी तरह कट जाएगा। यही परिमेय है। इसमें परिमेय में बुक सीधा सीधा यही दिया है,
कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या, एक p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां एक a एक पूर्णांक होगी। a कोई पूर्णांक है हमारा, a कुछ भी हम मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये a स्क्वायर को 5 काट रहा है तो ये तय है कि a को भी 5 काटेगा, क्योंकि a को कोई भी, अगर a स्क्वायर को हम मान लिया 25 रख लेते हैं, कट जा रहा है, ठीक है। और a स्क्वायर बराबर अगर हमारा 25 है तो a बराबर हमारा 5 आएगा, अगर यहाँ 5 रखते हैं तब भी कट जा रहा है, ठीक है। यही इसमें कहा गया है कि अब यहाँ देखो, अब यही परिमेय यहाँ हम सीधा लिखेंगे, यहाँ पर a स्क्वायर को 5, यहाँ a स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, यहाँ a स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, यहाँ a स्क्वायर को 5 विभाजित करता है। और साथ ही साथ में ये भी है कि अतः अगर मतलब a स्क्वायर को 5 विभाजित करता है तो ये सत्य है कि a को भी 5 विभाजित करेगा, ठीक है। a को भी 5 विभाजित करेगा, यही a स्क्वायर को अगर 5 विभाजित कर दे रहा है तो a को भी 5 विभाजित करेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं परिमेय, यही जो 1.3 का परिमेय बुक में सीधा है, यही इसका मतलब यही है। हम क्वेश्चन के थ्रू देख लिए सीधा इसको, वहां लिखा है कि अगर a स्क्वायर b से कट रहा है तो ये सत्य, ये भी सत्य है कि a भी p से कटेगा ही कटेगा, वही हमने यहाँ प्रूफ कर दिया। समझ में आ गया ना यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास अब एक चीज और बचती है। अब हम अगर हमारे पास कोई भी संख्या है, जैसे हमारे पास a है, यही है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमने b की कोई भी वैल्यू ले ली, कोई भी अपनी मर्जी से एक ले लो, कोई भी एक अपनी मर्जी से वैल्यू ले लो। हमने 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, जो भी तुम्हारा मन करे ले लिए। हमने अगर b को 2 ले लिया, b को हमने 2 ले लिया, तो हमारी वैल्यू हमेशा 5 के गुणनफल में आएगी कि नहीं आएगी? 5 गुणे 4, 5 चौक का 20, 3 लेंगे, 3 त्रिक का 9, 9 पछे 45, तब भी 5 के गुणनफल में आएगी, ठीक है। अब देखो आगे, अब यही से एक और अलग मोड़ आता है। जैसे अब क्या करते हैं कि हम a बराबर कुछ भी मान लें, अगर हम क्या कहते हैं, मैंने अभी क्या कहा कि अगर a बराबर 5b हम अगर ले लें, ऐसे ले लें 5b, अगर हम 5b को कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, 1 ले, 2 ले, 3 ले, हमेशा 5 के गुणक के रूप में आएगा। b की वैल्यू 2 ले लो, b की वैल्यू 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, हमेशा 5 के गुणक में आएगा। तो इसमें अब सीधा हम क्या करेंगे, हम यहाँ से a बराबर कुछ भी मान सकते हैं, c मान लें, d मान लें, हमेशा a की वैल्यू 5 के गुणक में आ जाएगी। अब c की वैल्यू यहाँ कुछ भी रख लो, तब भी हमारा 5 के गुणक में आएगी। जैसे अगर हमारा a बराबर 5, ये परिमेय है, हमें परिमेय प्रूफ करना है, तो ये हमारा यहाँ एक परिमेय की सहायता लिए 1.3। अब यहाँ आगे देखेंगे कि अगर 5 का गुणक तो हमारा आएगा ही जाएगा, नहीं समझ में? अरे 5 का गुणक आएगा, अगर a बराबर 5 का b लिख लिया, अगर हम b की जगह पे मान लिए c रख दिए, तो कौन सी है? c भी हमारा एक पूर्णांक ही तो है, हम पूर्णांक c की जगह पे कुछ भी रख लें, चाहे b को बराबर कर दें, चाहे c को बराबर कर दें, इससे क्या फर्क? हम b को अगर वहां 1 ले रहे हैं तो यहाँ c को 1 ले लेंगे, ठीक है। अब हम फिर क्या करेंगे, अब हम फिर यहाँ एक और काम करेंगे। हमने ले लिया, अरे भाई 5 का गुणक है, यहाँ भी 5 का गुणक हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा यहाँ कहाँ क्वेश्चन गया, ये यहाँ याद रखना, ये हमारा 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हमारा ये है, हमारे पास a बराबर 5
ए बराबर 5c। अब हम क्या करेंगे, अगर ए बराबर 5c, अगर हम ए बराबर 5c, अगर हम क्या करेंगे, ए बराबर 5c अगर उठा के यहां रख दिए, हम गुणक हमें मिल ही जा रहा है। अगर हम ए बराबर 5c को इसमें डाल दे रहे हैं तो ये 5b² है, ए का होल स्क्वायर है, और मैंने कहा कि ए बराबर 5c इसमें डाल दो, 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे ए स्क्वायर बराबर 5b² और यहाँ ए बराबर 5c दिया है। अब क्या हो जाएगा, ये 5b² हो जाएगा, ये 25c²। ये थोड़ा टफ है, समझ में नहीं आएगा, एक बार वीडियो फिर से देख लेना क्या क्या कहा मैंने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ से सीधा करके ये आ जाएगा b² बराबर b² बराबर 5c²। फिर हमारा b भी 5 के गुणक में आ ही गया ना आगे। हमने b की जगह पे c किया था, तब भी 5 का गुणक था, 5 का गुणक तब भी था, यहाँ भी 5 ही का गुणक था। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अगर हम यहाँ से c² को, जैसे यहाँ से हम c² लेते हैं, ये कर दिया हमने, c² को हमने भाग कर दिया, c² बराबर b²/5 कर दिया, ठीक है। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी 5 से कटेगा भी, जैसे वहां a कट रहा था 5 से, b भी 5 से कट रहा, ठीक है। अब हम सीधा सीधा कह देंगे यहाँ, अगर b², यही फिर जहाँ यहाँ a था यहाँ b हमारा आ गया, कोई फर्क पड़ा है ना? नहीं फर्क पड़ा है। यहाँ जैसे हम a² को 5 से विभाजित करता है, उसी तरह a को भी 5 विभाजित करेगा। अब फिर वही परिमेय हम यूज करेंगे, b² को 5 विभाजित करता है तो b को भी 5 विभाजित करेगा, ठीक है। यही होगा ना। एक इक्वेशन नंबर हमें यहाँ से मिल जाता है, एक इक्वेशन नंबर हमें यहाँ से मिल जाता है। यहाँ तक समझ में थोड़ा टफ है, एक बार वीडियो फिर से देखोगे तो समझ में आएगा पूरी तरह से क्या क्या बनेगा। इसी तरह सबको प्रूफ करना है, कोई ये एक संख्या नहीं है कि इसी तरह। अब क्या करना है, अब हम इन दोनों में a को भी 5 विभाजित कर रहा है, a को भी 5 विभाजित कर रहा है, b को भी 5 विभाजित कर रहा है, ठीक है। से कट जा रहा हमारा, यहाँ जैसे हमने यहाँ ये वाला था, ये वाला इक्वेशन देखना, ये देखो और ये देखो, कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है हमारा। अब हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से हम पास, समीकरण नंबर 1 इसको ले लेते हैं, समीकरण नंबर 1 हमारा है, समीकरण नंबर 2 हमारा है। समीकरण 1 और 2 से 5 से a और b दोनों कट जाएंगे। अरे भाई, अगर मैंने यहाँ एक परिमेय है ना हमारा, a² से 5 अगर कट रहा, 5 मतलब 5 से a² कट जा रहा है तो a से भी 5 कट जा रहा है, ठीक है। अरे a को भी 5 काट ही दे रहा है। तो यही है कि अगर यहाँ सीधा सीधा यही है कि समीकरण 1 और 2 से हम पा जाते हैं कि 5 a तथा b दोनों को विभाजित कर देता है। हम लिखेंगे इसको कि यहाँ पर a तथा b को 5 विभाजित कर दे रहा है। कहां से? समीकरण नंबर 1 से, जो हमने यहाँ भी देखा था, जो हमारा परिमेय था, और यहाँ भी समीकरण 1 और 2 से हम पता पा जा रहे हैं कि 5 से कट जा रहा है, ठीक है। हमें पता लग गया ना कि ये भी हमारा 5 से कट जा रहा है, यहाँ भी हमारा 5 से कट रहा था। ये हमारा परिमेय था, a² को 5 से विभाजित करता है तो a को भी 5 विभाजित करेगा। अब इसके आगे हो गया यही, जिसमें अब ये हमारा 5 दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो ही गया। अगर हम देखें यहाँ a² की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 5 का गुणनखंड मिलेगा। अरे भाई, a का अगर वैल्यू हम 5 से निकालेंगे ये तो 5 का गुणनखंड मिलेगा ही। 5 का गुणनफल, अगर b की वैल्यू 4 मान ले तो 20, 3 मान ले 15, ठीक है। और यहाँ से भी a की वैल्यू हमें 5 के गुणक में मिलेगी। तो इसमें सीधा यही क्या है कि जिसमें 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा दोनों में, वहां से 5 भी मिल जाएगा, 5c मिल जाएगा। अब इसके आगे क्या है और अब हमें वहां से क्या मिला, हमें विरोधाभास, इसको हमें क्या करना था, p/q फॉर्म में प्रूफ करना था। परिमेय हमें लाना है
अगर हम अपरिमेय संख्या थी तो हमें इसको परिमेय में लिख लिया, हमने इसका सीधा सीधा उल्टा लिख लिया। अब हमें यहाँ अगर पी बाई क्यू फॉर्म में मिल जा रही है ये संख्या, हमने सीधा सीधा उल्टा मान लिया था। अगर हमें ये पी बाई क्यू फॉर्म में मिल जा रही है संख्या, यहाँ से कहीं से भी देख लो, यहाँ देख लो पी बाई क्यू फॉर्म में मिल जाएगी, यहाँ भाई पी बाई क्यू फॉर्म में मिल जाएगी, क्योंकि ये पूर्णांक कोई भी संख्या डाल दोगे। तो अब अगर हमें पी बाई क्यू फॉर्म में परिमेय संख्या सीधा सीधा विरोधाभास में मिल जा रही है, इसमें यह है कि इससे हमारी तथ्य का सीधे सीधे विरोधाभास हो जाता है, ए और बी का एक ही गुणनफल हो जाएगा। अब हमने क्या किया कि मतलब ये सीधा सीधा हमने माना था √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 हमें सीधा सीधा अपरिमेय संख्या दिख ही रही है, सब जानते कि √5 अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने जबरदस्ती मान लिया था कि एक अपरिमेय संख्या, और हमने यहाँ प्रूफ भी कर दिया, यहाँ भी प्रूफ कर दिया कि बी स्क्वायर एक पी बाई क्यू फॉर्म में ये है, यहाँ भी पी बाई क्यू फॉर्म में। अरे भाई यहाँ भी अगर देखते तो ये भी एक पी बाई क्यू फॉर्म में था, हमने जबरदस्ती इसे परिमेय के रूप में प्रूफ कर दिया। क्यों, कैसे प्रूफ हो गया हमारा? क्योंकि हमने कल्पना ही गलत कर ली थी, क्योंकि हमने √5 को जबरदस्ती परिमेय संख्या मान ली, जबकि हम सभी जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः सीधा सीधा प्रूफ हो जाएगा कि √5 एक परिमेय संख्या है। वो नीचे क्वेश्चन में लिख लेना कि ये हमारी गलत कल्पना की गलत कल्पना, हमारी जो कल्पना थी वो गलत थी कि हमने जबरदस्ती √5 को परिमेय मान लिया। अतः हमें सीधा प्रूफ कर देंगे कि ये सिद्ध हो गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया पूरी तरह? इसको एक बार फिर से देख लेना, नहीं समझा? अरे हमने जबरदस्ती इसको मान लिया था कि ये हमारा एक परिमेय संख्या है, जबकि हम सभी जानते हैं कि √5 हमारा परिमेय संख्या है, √5 हमारा अपरिमेय संख्या है। हमने जबरदस्ती इसको परिमेय मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, और हमने परिमेय संख्या के रूप में लिख भी दिया a/b के रूप में, a/5 के रूप में, b/5 के रूप में, p/q फॉर्म के रूप में हमने यहाँ भी दिखा दिया, यहाँ भी दिखा दिया। हम सीधा कह लेंगे कि भाई p/q फॉर्म में है तो हमारा परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या हमारी क्यों आई? क्योंकि हमने गलत माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 को हमने गलत कल्पना कर लिया ना, √5 जबकि हमें साफ साफ था कि अपरिमेय, लेकिन हमें प्रूफ करना था, हमने गलत कल्पना की और परिमेय संख्या हमने प्रूफ कर दी। परिमेय हमने प्रूफ की, अपरिमेय नहीं। हमने परिमेय संख्या को √5 को परिमेय में ही प्रूफ किया। ये परिमेय में प्रूफ इसलिए हुआ क्योंकि हमने धारणा ही गलत ले ली थी, हमने अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या मान लिया था। अतः हम सीधा कहेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और सीधा हो गया। समझ में आया? समझ में आएगा ना? आया? एक बार फिर से पढ़ोगे तब समझ में आएगा। एक परिमेय सीधा यूज किए थे, a² को 5 से विभाजित करते हैं तो a को 5 से। हमने क्या किया था? अपरिमेय संख्या। एक बार फिर से सीधा देख लो, अपरिमेय संख्या थी, हमने जबरदस्ती मान लिया कि मान लीजिए √5 एक परिमेय संख्या है। हमने परिमेय संख्या यहाँ भी दिखा दिया, a²/5 p/q फॉर्म में। हमने परिमेय संख्या यहाँ भी दिखा दिया, a बराबर b/q फॉर्म में। ठीक है, अब हम अपरिमेय संख्या को ही परिमेय संख्या प्रूव करके, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ गलत धारणा ले ली थी, हमने गलत ले लिया, हमें कल्पना ही गलत कर ली थी कि कल्पना ही गलत थी कि एक परिमेय संख्या, जबकि ये सीधा सीधा है अपरिमेय संख्या। ये प्रूफ हुआ, हमारी धारणा ही, कल्पना ही हमारी गलत थी, इसलिए p/q फॉर्म में प्रूफ हो गया। अतः सीधा हम आंसर लिखेंगे कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ज्यादा नहीं समझा देते, ज्यादा नहीं समझा देते। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5। वैसे तो ये देखो तो सीधा सीधा ये अपरिमेय संख्या है ही, क्योंकि मैंने कहा था कि किसी अपरिमेय संख्या में जैसे अगर √2 में 5 जोड़ रहे हो तब भी ये अपरिमेय संख्या आएगी, क्योंकि पॉइंट के इधर 0 0 आएगा, लेकिन ये 2 1.4 डैश डैश करके सीधा ये इनफाइनाइट आ जाएगी।
अगर इसमें कुछ गुणा भी कर रहे हो तब वो अपरिमेय संख्या ही होगी। तो ये अपरिमेय संख्या दी ही है और हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने कल क्या बताया था कि माना इसका सीधा उल्टा मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों मानेंगे? क्योंकि परिमेय संख्या मानने पर हम इसको p बाई क्यू के रूप में तभी हम प्रदर्शित कर लेंगे। अगर कोई संख्या दी है, चाहे जो दी हो, जैसे x बाई वाई दी है या सिर्फ 8 + 2.8 दिया हुआ है, अगर हम कहें कि ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब है कि ये p बाई क्यू फॉर्म में रहा होगा, ज़रूर रहा होगा। इसलिए हम इसको एक उल्टा मानते हैं कि माना इसके विपरीत अगर हम मान लें, माना यहाँ से सॉल्व देखेंगे हम, माना कि संख्या 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना कि संख्या 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या से इसमें एक चीज़ और आती है, सहअभाज्य, अभी आएगी थोड़ी देर बाद। सहअभाज्य कोई भी संख्या सहअभाज्य वही होती है जिसका HCF हमेशा एक हो, मतलब दोनों संख्या में कोई कॉमन ना हो, सहअभाज्य उसी को बोलते हैं। कोई भी संख्या दो संख्या दे देगी, अगर 4 और 5 दिया है तो ये सहअभाज्य है, क्योंकि ना 4 में कुछ कॉमन है ना 5 में कुछ कॉमन है, इनमें कॉमन सिर्फ एक ही है, क्योंकि या तो 1 से काट दो या तो 4, 3 से और 2 में ये दोनों भी सहअभाज्य होंगी, क्योंकि इसमें भी सिर्फ एक ही कॉमन होगा। ठीक है, सहअभाज्य जिसका HCF एक हो, सीधा सा इसका है, इसका ज़्यादा यूज नहीं है, थोड़ा सा है। अगर हम जैसे कह दें कि 10/16 ये सहअभाज्य है, नहीं है। ये क्यों सहअभाज्य नहीं? पहली बात तो अभाज्य की कंडीशन तभी क्या है, अभाज्य कब बनेगा? जब सिर्फ जिसके दो फैक्टर हो, एक तो 1 से कटे, एक स्वयं से कटे। ये अभाज्य है ही नहीं, क्योंकि 10 तो हमारा 1 से भी, 2 से भी, 5 से भी कट जा रहा है। ठीक है, तो हम इसका क्या करते हैं कि हम इसको पहले 2 से काट लेते हैं, 2 से काटे 5 बचा, यहाँ 8 बचा। अब क्या ये सहअभाज्य हो गए ना, क्योंकि इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, 5 और 8 में कोई चीज़ कॉमन है? यहाँ कुछ नहीं कॉमन सिवाय 1 के। इसका HCF भी अगर निकालोगे तो 1 ही आएगा। तो ये सहअभाज्य, मतलब सहअभाज्य वही दो संख्याएं होंगी जिसमें कॉमन कुछ ना हो सिवाय 1 के, HCF उसका 1 ही निकले। ठीक है, इसका थोड़ा सा यूज़ है अभी। मान लिया, ये हमने सीधा मान लिया कि कोई संख्या p बाई क्यू के रूप में, इसको हम p बाई क्यू के रूप में अब लिख सकते हैं। अगर हमें लिखना हो 3 + 2√5 बराबर p बाई क्यू, ये परिमेय संख्या हो गई। मैंने अभी सहअभाज्य इसलिए बताया क्योंकि अगर p बाई क्यू मान लिया 10/16, अभी जो बताया 10/16 है, तो ये तो सहअभाज्य होगी नहीं। जब इसको हम काटेंगे एक बार तब जाके ये सहअभाज्य होगी। ठीक है, मैंने इसलिए अभी इसको मतलब a बाई बी के रूप में अभी इसलिए बताया कि यदि इसे हम p बाई क्यू के रूप में, p और q एक पूर्णांक है, ये तो तय नहीं, पूर्णांक है। पूर्णांक पता है ना, पूर्णांक क्या है? p और q पूर्णांक। अरे ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, p बाई क्यू रूप में। ये समझना, थोड़ा एक वर्ड समझ दो कि मतलब समझ लोगे अगर, तो फिर कोई भी क्वेश्चन आया दिक्कत नहीं करेगा कि नहीं इसमें क्या लगाएंगे। क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन में क्या कहा है, अपरिमेय है, अपरिमेय की कंडीशन क्या है, ये परिमेय है, परिमेय की क्या कंडीशन है, सहअभाज्य क्या है, सहअभाज्य भी पता चल गया, भाज्य कैसे होगा, अभाज्य कैसे होगा, ये सब जान लो तो क्वेश्चन बड़े आराम से लगा लोगे, गलत होने का चांस नहीं रहेगा। ठीक है, हमने इसको क्या किया कि p बाई क्यू बराबर 3 + 2√5, क्योंकि p बाई क्यू एक परिमेय संख्या है तो इस रूप में ज़रूर हो जाएगी, अपने आप ही हो जाएगी। अब हमने क्या किया है कि अगर यही मैंने सहअभाज्य इसीलिए अभी बताया, इसीलिए बताया कि अगर देखो p और q के उभयनिष्ठ या कॉमन जिसको बोलते हैं, p और q को एक उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित है,
P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर मैं बता रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ। P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर हम एक सह अभाज्य संख्या A, B प्राप्त करते हैं। A, B सह अभाज्य, ये याद रखना, ये सह अभाज्य। अभी मैंने बताया ना कि अगर हम किसी संख्या को काट दें, अगर ये तो P बाई Q फॉर्म में है ही, इसमें हमने क्या किया, हमने कहा कि P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड, अगर मान लो कि P और Q यही है, हमने इसके उभयनिष्ठ कामन, जिसको बोलते हैं कामन गुणनखंड, तो हमारा 2 कट गया ना। अब जो ये 5/8 बचा, ये सह अभाज्य है। यही मैं बता रहा था अभी, तो सह अभाज्य इसलिए पहले बता दिए कि अगर ये P बाई Q फॉर्म में है, इसको हम जब इसके जो कामन गुणनखंड है, कामन फैक्टर, उसको काट दिया तो हमारे पास ये सिर्फ बचा सह अभाज्य। ठीक है, अब सह अभाज्य को हमने क्या किया कि A और B के रूप में प्राप्त कर लिया, मतलब A और B मान लिया। अब इसको हम सीधा लिख सकते हैं कि अगर यहाँ मान लिया, अगर हम 16/15 कुछ भी लिख लें, 10/16, कोई भी तुम्हारा जो मन करे, ये रख लिया हमने। अगर हम 3 + 2√5, अगर हम A बाई B अगर इसको मान रहे हैं, अगर इसको हम A बाई B मान रहे हैं, तो यही तो है कामन गुणनखंड। हमने काटा तब A बाई B मान लिया। हमने कुछ यहाँ हमने P बाई Q माना था, यहाँ हमने A बाई B मान लिया। जैसे हमने यहाँ 10/16 माना था P बाई Q के रूप में, इसी तरह हमने यहाँ A बाई B के रूप में मान लिया, क्योंकि दोनों सह अभाज्य हो गए, कामन गुणनखंड इसके कट गया, तब माना हमने। इसलिए पहले बता दिया कि 10 में 16 जैसे है, कामन गुणनखंड कटा, सह अभाज्य संख्या प्राप्त हुई। हमने A और B को सह अभाज्य मान लिया कि हम एक सह अभाज्य संख्या A B प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने पहले बता दिया कि A B सह अभाज्य हो जाएंगे, गुणनखंड कामन कट गए उसके बाद देखो क्या, अब कुछ करना ही नहीं। अब हम इधर उधर गुणा कर लेते हैं अपना। क्या करेंगे, इधर से 3, हम यहाँ 2√5 रख लेते हैं ऐसे, और बराबर A बाई B, प्लस से इधर चला आया माइनस हो गया। ठीक है, अब आगे आओ देखते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, 2√5 हमारा है ही, दिख रहा है वैसा, 2√5 है हमारा। यहाँ से हम A बाई B अगर है हमारा, A बाई B अगर यहाँ है, तो हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। एलसीएम निकालना जानते हो ना, तिर्यक गुणा कर लिए। हमने क्या कर लिया, हमने तिर्यक गुणा किया तो A - 3B हमारा हो गया, और बटे B। हमने अभी क्या बताया कि सह A और B सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य भी कोई ना कोई पूर्णांक होगी। 3 हमारा पूर्णांक है, 3 हमारा पूर्णांक है। सह अभाज्य है, ये भी सह अभाज्य है, ये भी सह अभाज्य है। सह अभाज्य है लेकिन पूर्णांक तो होगी ही कोई ना कोई। अगर अब हमें ये जानते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, सीधा सीधा हम इसको जानते हैं कि 2√5 अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये हमने कहा कि A भी पूर्णांक है, भले ये सह अभाज्य, क्योंकि ये जब हमने यहाँ 5/8 रखा, ये भी दोनों सह अभाज्य, लेकिन पूर्णांक तो है ही। ठीक है, अगर हम यहाँ कोई पूर्णांक डाल देते हैं, A के स्थान पे कोई पूर्णांक जो मन करे ले लो, कोई भी पूर्णांक डाल दो। मान लिया हमने 4 डाल दिया, माइनस, और 3 B की वैल्यू हमने मान लिया 1 रख दिया, 2 रख दिया, जो भी मन करे 1 रख दिया, B की वैल्यू 1 रखा, तो यह क्या 1/1 के रूप में नहीं हो गई, P बाई Q फॉर्म में हो गई ना। ये तो हमारा हो गया क्या, परिमेय संख्या। और हम ये जानते हैं कि ये हमारा बराबर है। अगर बराबर के इस समय में कुछ है, जैसे यक्स है, तो ये तय है कि इधर भी यक्स ही होगा, तभी ये तो बराबर होंगे। तो अगर यक्स की जगह पे y आ गया हमारा, तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो अगर ये संख्या हमारी परिमेय है, तो ये संख्या भी हमारी परिमेय हो ही जाएगी, क्योंकि बराबर भाई हम इधर अपरिमेय हमको साफ दिख रहा है, लेकिन एक तरफ हमें साफ साफ दिख रहा है परिमेय। और हमने माना भी है कि 3 + 2√5 एक परिमेय है।
हमने मान भी लिया ना। ये देख लो, ये कोई पूर्णांक है, ए और बी सहअभाज्य भले है लेकिन सहअभाज्य संख्या भी पूर्णांक ही होती है। तो हम यहाँ कुछ भी वैल्यू ए और बी में करके देख ले तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में आ ही जाएगा। ठीक है, ये पी बाई क्यू फॉर्म में आ जाएगा हमारा। पी बाई क्यू फॉर्म में मान लिया इस तरह हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इधर भी हमारा परिमेय संख्या है लेकिन हमें साफ दिख रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी इसकी वजह से हमें ये मानना पड़ रहा है कि ये परिमेय संख्या है। हमने कल अभी बताया ना कि हम ये परिमेय संख्या ही हम गलत मान लेते हैं, क्योंकि हमारी कल्पना यही गलत हो जाती है कि जब हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया, जबकि हमको पता है कि यह परिमेय संख्या है। ये परिमेय इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी कल्पना गलत हो जाती है, काल्पनिक अवधारणा जो भी हमारी होती है वो गलत हो जाती है। अतः हम सीधा लिख देते हैं। इसके बाद थोड़ा सा लिखना रहता है, लिखने में कुछ है नहीं, हमें विरोधाभासी प्राप्त हो जाता है। अरे भाई इधर हमारा साफ साफ दिख रहा है हमें परिमेय, अरे अपरिमेय संख्या इधर हमें पी बाई क्यू फॉर्म में मिल ही जाएगी, परिमेय संख्या मिल, दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। विरोधाभासी होने के बावजूद हम ये कह सकते हैं कि भाई इधर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या है, तो हमारा विरोधाभास हो जाता है। ठीक है, ऐसे विरोधाभासी इसलिए होता है, ऐसे सीधे हम लिख देंगे कि ये विरोधाभासी इसलिए होते हैं, ये दोनों विरोधाभासी इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी कल्पना या जो हम मानते हैं, हमारी कल्पना या जो हम मान लिए हैं ये गलत होती है। ठीक है, अतः अब कुछ लिखना ही नहीं है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, यही हमारा आंसर हो जाता है। अगर हमें क्या है, अगर हम सीधा सीधा क्या करेंगे, सीधा सीधा को बिना समझाए क्वेश्चन उतार भी दे, आंसर आपको दिखा दें कि हाँ आ गया, तो उससे फ़ायदा तो तुम लोगों को मिलेगा नहीं। अब ये तुम लोगों को पता हो गया कि ये पी बाई क्यों लिखा, यहाँ हमने उसकी जगह पे ए बाई बी क्यों लिख दिया, ये तो पता होना चाहिए ना कि हमने पी बाई क्यू लिखा फिर हमने ए बाई बी क्यों डाल दिया। तो भाई ए बाई और बी हमारी सहअभाज्य संख्या है। अरे जब हमने यहाँ ये बताया था ना कि 10 और 16 को काटा, कॉमन गुणनखंड कट गए तो हमारे पास सहअभाज्य संख्या बचेगी। सहअभाज्य भी एक पूर्णांक है और हमने यहाँ सेटिस्फाई किया। यहाँ थोड़ा साफ कर दे यार, साफ नहीं आया, क्या था, 2√5 बराबर a - 3b/, ये तो एलसीएम लेना आता है ना, ये बड़ा एलसीएम लेना कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, 3/5 - 9/16 हमें समझ ही नहीं रहा है कि एलसीएम कितना होगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा इस तरह गुणा कर लें। 16 × 48 और 15 × 45 और नीचे भी 5 × 16, कुछ नहीं करना। एलसीएम अगर निकाल ना पाओ यहाँ तो सीधा सीधा तिर्यक गुणा करके इसको भी गुणा करके नीचे कर दो। ये बहुत अगर नहीं समझ में आ रहा है, और अगर हमें 16 और 5 का एलसीएम हमें सीधा सीधा पता चल रहा है 80 आ रहा है, 16 × 25 कितना होता है, 80 होता है ना, हाँ तो 80 आ जा रहा है। 5 से 16 कट जा रहा है, 16 × 3 = 48। उस तरह अगर एलसीएम निकालते हैं फिर 16 से 80 5 बार कट रहा है, 9 × 5 = 45। लेकिन ये वाला सबसे आसान पड़ेगा। बड़ी संख्या अगर ना हो बहुत बड़ी तो हम इसे तिर्यक इधर गुणा कर लिए, इधर गुणा कर लिए, जो हमारे पास ये चिन्ह है चाहे वो माइनस हो या प्लस डाल दिए और नीचे का गुणा कर लिए। ये एलसीएम भी आसान, इस तरह से आसान हो जाता है अगर छोटी संख्या हो, 100 के अंदर हो, बहुत बड़ी बड़ी ना हो तो। और बहुत बड़ी बड़ी हो तो हम कॉमन एलसीएम लेकर ही निकालते हैं तो और आसान पड़ता है। लेकिन ये एलसीएम अगर ना फटाक से निकालने में तो ये गुणा करना आसान है। ठीक है, ये सवाल समझ में आ गया पूरा, छाप लियो, उतार लियो कि नहीं, नहीं उतार रहे, ठीक है। और कौन क्वेश्चन है, एक तीसरे में देख ले, कौन वाला देख ले, कौन बताओ, दूसरा देख ले, पहले देख ले, ठीक है पहले देख लेते हैं, ठीक है पहले देख लेते हैं। ठीक है, पहले वाला जैसे हमने कल अभी एक क्वेश्चन बताया था, क्या था, √5 ना, सेम यही है, इसलिए उसको नहीं बता रहा था मैं कि ये √5 हमारे पास एक तरह से ये क्वेश्चन हो गया, एक तरह का ये क्वेश्चन हो गया,
अब एक तरह का मैं सोच रहा था कि मल्टीपल वाला हो जाता, क्योंकि ये जो जैसे मैं इसका थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि तीसरे का पहले में है क्या। जैसे हमने कल लगाया था एक क्वेश्चन पूरा, वो समझ में आया था ना कि मतलब हमने पहले क्या किया था, वैल्यू मानी थी, पी बाई क्यू रूप में रखा, पी बाई क्यू रूप में रखा क्योंकि हमें परिमेय लेना था, तो हमने दोनों का स्क्वायर कर दिया था, स्क्वायर किया था। फिर हमारे पास गुणनखंड मिले थे, हमें यही कल वाले क्वेश्चन में हमें ए स्क्वायर बाई 5 बराबर बी स्क्वायर यही मिला था। तो हमें मैंने कहा था कि ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, ये हमें जब जो भी ए की संख्या मिलेगी, जो भी हमें ए मिलेगा वो 5 का गुणनखंड होगा, इसलिए मैंने इसको 5c मान लिया था। b बराबर मैंने 5c मान लिया था। ओ ए बराबर, क्योंकि यहाँ से भी हमें कोई भी संख्या c मिलेगी 5 का गुणनखंड a मिल जाएगा। अब हमने a की जगह पे 5c रख दिया था और b और c यहाँ से मिलकर हमें क्वेश्चन सेम रिपीट, वहाँ तो मैंने पूरा बताया भी था, एक बार देख लो कि समझ में आ जाएगा कि वहाँ क्या करना है। एक क्वेश्चन मैं और लगवा दे रहा हूँ तीसरे में से एक का, ठीक है। एक हमारा उस तरह से हो जाएगा, सीधी सीधी संख्या अगर हमें आ जाए, एक हमारा इस तरह से आ जाएगा और एक ये मल्टीपल वाला आ जाएगा। 3 तरह से 6 ही क्वेश्चन है, 5 ही क्वेश्चन है ना, 3-4 तो मैं लगवा दे रहा हूँ, एक आध मन करेगा देख लेना। वैसे इसी में समझ जाएंगे कौन वाला क्वेश्चन था अभी जो 7 + √5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि 7√5, यही है ना, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें इसमें भी कुछ नहीं करना है, हम क्या कर लेंगे, हमने कहा कि हम सीधा मान लेंगे, हम 7√5 हमें साफ साफ दिख रहा है कि ए अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसे क्यों मानते हैं कि 7√5 परिमेय संख्या है? इसकी वजह से क्योंकि हमें एक सॉल्व करने का रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि अगर हम साफ साफ देख रहे हैं कि 7√5 हमारा अपरिमेय संख्या है, फिर भी हम इसे ज़बरदस्ती मान ले रहे हैं कि नहीं 7√5 हमारा एक परिमेय संख्या। अगर कोई परिमेय संख्या हो गई तो हम उसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिख ही लेते हैं, और यही पी बाई क्यू फॉर्म को हम जब एलिब्रेट करते हैं, विस्तार करते हैं, तो हमें विरोधाभासी मिल जाते हैं 2 जगह। अभी जैसे हमने मिला है 3 + 2√5 में विरोधाभासी, एक तरफ परिमेय मिल गया, एक तरफ अपरिमेय मिल गया, हम विरोधाभासी हो जाते हैं, इसलिए हमारी कल्पना गलत हो जाती है, सीधा सीधा यही कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको देख लेते हैं। हम सीधा मान लेंगे मान लीजिए (7√5) एक परिमेय संख्या। मान लीजिए एक परिमेय संख्या, हम मान लिए इसको कि भाई हम एक परिमेय संख्या इसको सीधा सीधा मान ले रहे हैं। अगर हम परिमेय संख्या मान ले रहे हैं तो हम ये जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या है तो इसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिख ही सकते हैं, और परिमेय संख्या में पी और क्यू एक पूर्णांक होते ही हैं। अब यहाँ हम पी क्यू फॉर्म में लिख लेंगे और पी क्यू हमारा एक पूर्णांक होता ही है, ठीक है। अब हम सीधा इसको क्या करेंगे, पी बाई क्यू बराबर 7√5, ये हम सीधा मान सकते हैं ना। अगर अब देखो हम अभी हमने क्या बताया कि उभयनिष्ठ सहअभाज्य, उभयनिष्ठ कट जाएंगे, हम सीधा अभी तो बता तो दिया था ना कि मतलब सहअभाज्य कैसे आते हैं, उसको a बाई बी हम क्यों मान लेते हैं। हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं फिर से पूरा कि p और q के उभयनिष्ठ गुणनखंड p q के उभयनिष्ठ गुणनखंड विभाजित हो जाते हैं। विभाजित हो जाते हैं तथा हमें a, b सह अभाज्य संख्या
प्राप्त हो जाती है। जैसे अभी मैंने बताया था p/q के रूप में हमारा लिखा है यहाँ कुछ भी संख्या ले लो, 12/8 ले लो, 12/8 ले लिया। अब इसमें हमारा कॉमन क्या है, 4 × 3, 4 × 2, हमारा 4 कट गया, ये हमारा अभाज्य संख्या ए भी प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम जहाँ p/q लिखा हमने इसमें से कॉमन मान लिया, काट दिया, उसके बाद हमारा यही a/b बन जाता है। a/b में इसलिए लिखा क्योंकि इसमें कॉमन गुणनखंड हमारे कट गए, जो पूर्णांक था, और a/b में हमारा मिल गया। ठीक है, अब करना ही कुछ नहीं है, हमें क्या है, हमें विरोधाभासी प्रूफ करना है। अगर हम मान लिया a/b और साथ इधर गुणे में इधर ले आए, भाग में हमारा हो गया, और हमारे पास यहाँ √5 बन गया। क्या हम इसको p/q फॉर्म में नहीं रख सकते? हो, ये है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर मान लिया कोई पूर्णांक है, 3 है, 2 है, जो भी होगा, तो ये तो p/q फॉर्म में हो जाएगा, ये हमारा परिमेय हो जाएगा और ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब हम यहाँ सीधे जान लेंगे कि भाई एक तरह अगर हमारा इस तरह परिमेय संख्या आ रही है, ये अपरिमेय संख्या आ रही, विरोधाभासी हो जा रहा है। भाई विरोधाभासी क्यों होगा? अगर हम बराबर किए, इधर x आ रहा है और इधर y आ जा रहा है और हमने बराबर कर दिया है, तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमने इस संख्या को ही गलत मान लिया था, कि हमने गलत अपरिमेय संख्या थी, हमने उसको गलत ही मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। तो इसलिए x बराबर y नॉट इक्वल टू हो जाते हैं x नॉट इक्वल टू y, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या बन जाएगी, तो विरोधाभासी हो जाएगा। अतः हम सीधा कह लेंगे कि भाई जब हमने कल्पना ही गलत की तो विरोधाभासी आएगा ही, और विरोधाभासी आया तो इसलिए हमारा ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। देखो लिखना ये है कि ये क्वेश्चन लगा ली हमने, इसके बाद थोड़ा लिख लें कि हमारी काल्पनिक अवधारणा ही गलत थी, या हमारी काल्पनिक अवधारणा गलत थी, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। और कुछ नहीं लिखना, बहुत ज़्यादा इसमें लिखना लीपापोती नहीं करना, इसमें सीधा ऐसे विरोधाभासी परिणाम, या तो बहुत सलीके से लिखोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि कहीं से छापा है, जिसे गाइड वाइड से पता चल जाता है छपी हुई है, या तो सीधे लिखो हमारी काल्पनिक अवधारणा गलत थी, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या, ये सीधा पॉइंट हमारा आ जाएगा, हमें अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे, हमें प्रूफ भी दिख जाएगा। ये सब बता नहीं, कोई भी कहीं भी कभी भी वीडियो देख लोगे, ये सब नहीं कोई बताएगा कि हम a/b क्यों लिख रहे हैं, p/q की जगह पे a/b क्यों लिख रहे हैं। मैं तो ऐसे लिख दिया p और q उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब ये ही नहीं समझ पाओगे उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो दो कॉमन होते हैं। समझना, सवाल लगाना मुश्किल नहीं होता, कि मतलब सवाल लगाना बहुत क्या है, रट के चले गए, छाप लिए, कोई पर काम है, छाप लिए, नंबर ले आए। लेकिन जब हम आगे जाएंगे, जब हमें समझाना किसी को पड़ जाए, किसी को बताना पड़ जाए कि भाई ये कैसे हो गया, तब हमारी हालत ख़राब हो जाती है कि भाई ये हुआ कैसे। तो समझाना सबसे ज़रूरी है और समझना सबसे ज़रूरी है। ये नहीं कि उत्तर छाप लो, पास कर लो एग्ज़ाम तो काम हो गया, नहीं, समझो क्वेश्चन को, जितना समझ लोगे। अगर ये तुम समझ के जा रहे हो क्वेश्चन बढ़िया से, तो तुम्हें एग्ज़ाम में कभी गलत करने का चांस नहीं होगा। और हम रटके गए, और अगर उसने गलती से यहाँ 3-2 रख दिया, तो तुम यही नहीं समझ पाओगे अब मैं क्या करूँ, तो लगेगा कि नया क्वेश्चन आ गया, लेकिन नया क्वेश्चन नहीं, खाली अंक बदला है, बाकी तो मेथड वही लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम सीधा लिख लेंगे, अतः हमारी गलत कल्पना के कारण परिणाम विरोधाभासी है। विरोधाभासी क्यों है? क्योंकि भाई एक तरफ तो हमारा परिमेय संख्या आ जा रहा है और बराबर की एक तरफ हमारा अपरिमेय संख्या आ जा रहा है। अतः हम सीधा लिख लेंगे 7√5 एक अपरिमेय। पेपर में क्वेश्चन ऐसे लगाओ कि एग्जामिनर समझ जाए कि हाँ बच्चा समझदार है, ये नहीं है कि वो छाप के रखा है पूरा। ठीक है, इसमें से कोई और क्वेश्चन लगाना है, छोड़ दे रहे, 5 ही क्वेश्चन है, 3 एकदम बढ़िया समझा ही दिए। ठीक है।